चले गए इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आईपीसी का एक न्यू चैप्टर, जिसमें हम लोग डेफामेशन की बात करने वाले हैं, यानी कि मान हानि क्या होती है, इससे संबंधित आज हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 21 और ऑफ डेफामेशन, जो कि सेक्शन 499 से लेकर के ये चलेगा आपका 502 तक, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और इसके बाद बस फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले 499 की तरफ चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 21 यानी कि मान हानि के विषय में, जो कि सेक्शन 499 में डिफाइन की गई है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका बैरक देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। 499 को एक नज़र डालते हैं। जो कोई बोले गए, ज़रा ध्यान देना, जो कोई मतलब कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, जो कोई का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो, बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है, या तो लांछन लगाए या फिर प्रकाशित करे कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अवहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है, ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अफहानी होगी, ऐतिस्मन पश्चात आबादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक शब्द यहाँ लिखा गया है, ऐतिस्मन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर, यानी कि अपवादित दशाओं के सिवाय। तो ये कौन सी अपवादित दशाएं होंगी जिनके बारे में ऐसा कहा जाएगा कि ये अब मानहानि नहीं है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर कहीं वास्तविक जो सत्य बात हो और उनमें ऐसे कोई व्यक्ति लगा देता है या कोर्ट के द्वारा कोई आदेश किया जाए, तो वो क्या है, अपवादित दशाएं होंगी, जिनके बारे में हम लोग अभी यहाँ पर नीचे डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पॉइंट्स देख लेते हैं कि मानहानि लोग कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात की गई कि अगर कोई बोले गए, यानी कि मुँह से कोई व्यक्ति बोल करके बोले कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, या कोई ऐसे शब्द लिख दे जो पढ़ने के योग्य हों, लोग पढ़ें उनको। अब पढ़ने में क्या होता है, कई तरह से कुछ शब्दों के द्वारा लिख दिया जाता है। जैसे किसी ने लिख दिया, भाई ये व्यक्ति चोर है, लेकिन वास्तविक में ऐसा चोर नहीं है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा डायग्राम बना दिया कि जो वो वस्तु ले जाते हुए दिखाया जा रहा है संकेतों के द्वारा। तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि ये दृश्य रूपों के द्वारा कि ये वो व्यक्ति चोर है, ऐसा कोई डायग्राम बना दिया। संकेत कैसा बना दिया, ऐसे कुछ सिग्नल्स बना दिए कि ये साबित हो जाए कि ये व्यक्ति चोर है। तो जब ऐसा कोई करता है, देखिए, जिससे किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाया जाए या इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है। प्रकाशित करना क्या होता है, पब्लिकेशन, जैसे न्यूज़पेपर में कोई पब्लिश कर दे, उसको निकाल दे, या फिर किसी रिसर्च जर्नल में भी ऐसा कर सकता है, और सोशल मीडिया या किसी पर भी इस टाइप से कोई भी पोस्ट ऐसे डाल करके कर दी जाए जिससे लोगों को ये लगे कि वो सबकी पहुंच में हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने इसको प्रकाशित कर दिया है। और ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपानी हो जाए। ख्याति मतलब जिसकी इमेज डाउन हो जाए, लोग उसे चोर समझने लग जाएं, या कोई भी जैसा भी उसने कहा है, कई तरह के लांछन लगाए जा सकते हैं। किसी को बेइज्जत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी को चोर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कई तरह के और भी ऐसे होते हैं, देशद्रोह वगैरह, ऐसे कुछ किसी भी तरह का उस पर लांछन लगाया जा सकता है। चरित्र के हानि के लिए भी ऐसा लगाया जा सकता है। तो इस टाइप के कोई भी लगाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर मानहानि कर दी है। आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐतिस्मन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर, यहाँ पर कुछ अपवादित दशाएं दी गई जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हैं। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, ये देखिए अपवादित दशाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ
और 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसमें टोटल कितने एक्सेप्शन? इसमें 10 एक्सेप्शन दिए गए हैं। जो यहाँ पर ये लाइन कही गई है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एतिस्मन पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय। तो वो अपवादित दशाएं कितनी हैं? 10 है, जिनको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए। तो पहले हम लोग यहाँ पर स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए जरा समझिए स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट में, किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। तो मानहानि पहले होगी किस किस की, कैसे करेंगे? कोई बोल करके कर सकता है, या फिर पढ़े जाने वाले कोई शब्द हों, शब्दों द्वारा कर सकता है, संकेतों को द्वारा भी कर सकता है, और दृश्य रूपों मतलब जो डायग्राम बना के कर देते हैं इस टाइप के। कभी आपने देखा नहीं न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसे वो एक अलग अजीब टाइप के बना देते हैं, सर इतना बड़ा, पैर ऐसा, रुपए खाते हुए, चारा खाते हुए, चारा घोटाला या इस टाइप का दिख जाता है ना, तो उसे लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, उनको ये क्लियर समझ आ जाता है कि हाँ ये किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाए और इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है। देखिए लांछन लगाना सीधे सीधे इस टाइप से, और प्रकाशित करना भी आप समझते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह कहीं पर भी इनको प्रकाशित किया जाए। तो क्या आप सवाल आता है कि क्या मृत व्यक्ति को भी कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आता है? तो स्पष्टीकरण नंबर आप फर्स्ट देख रहे हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें कहा गया कि हाँ, अगर कोई मृत व्यक्ति है और उसको कोई व्यक्ति लांछन लगाता है तो वो मानहानि की कोटि में आ सकेगा। अब बात की गई कि यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता तो अपहानि करता और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को उपद करने के लिए आश्रित हो। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता कि जो अगर वो जीवित होता और उस पर कोई लांछन लगाया जाता जिससे उसका अपहानि हो जाती, उसकी ख्याति की, उसके परिवार के, उसके निकट संबंधियों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती, तो यहाँ बिल्कुल मान लिया जाएगा कि स्पष्टीकरण नंबर 1 के अनुसार मृत व्यक्ति पर भी कोई लांछन लगाया जाता है तो वो भी मानहानि की कोटि में आ सकेगा। क्लियर हो गया गाइस? एक ही क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। और कितने तरीके से किए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। और कैसे किया जा सकता है? या तो वो डायरेक्ट लगाता है या फिर प्रकाशित करता है। 2 पॉइंट्स यहाँ पर ये हैं। तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पर इस आशय से लगाता है इंटेंशनली, और एक तो इंटेंशन हो गया, लांछन लगाए। तो एक सेकेंड रुकिएगा, लांछन, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए 5th नंबर पॉइंट, इंटेंशन 6 नंबर, और प्रकाशित करता है 7 और लगाता है 1 नंबर। ठीक, तो इतने तरीके से अगर कोई करता है तो वो मानहानि की श्रेणी में। अब सवाल ये आता है कि क्या मृत व्यक्ति को? तो बोले हाँ बिल्कुल, मृत व्यक्ति को स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। ये स्पष्टीकरण आपको ऐसे टिप्स पर याद करने पड़ेंगे, चाहो तो इनके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। अब चलिए इसी को थोड़ा सा हम लोग लेके भी चलते हैं, इंग्लिश में भी साथ में लेके चलते हैं। फिर चैप्टर आप 21 को पढ़ रहे थे डेफामेशन के लिए, सेक्शन 499 में देखिए, हु एवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन, यदि वो कुछ वर्ड्स को स्पोकन यानी कि बोल करके, और इंटेंटेड टू बी रीड, जो कि पढ़े जाने के लिए ऐसे आश्रित हों ऐसे शब्दों के द्वारा, और बाय साइन, कोई साइन बना दिया जाए जिससे किसी व्यक्ति को चोर साबित करने के लिए या किसी भी तरह से उसको आपराधिक प्रवृत्ति जैसा बनाने के लिए, बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन कर देना जो कि विजिबल हो। तो एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। और मेक्स और पब्लिश एनी imputation concerning any person intending to harm। और क्या करें? मेक्स और पब्लिश। तो मेक्स और पब्लिश को बनाए या उसे पब्लिश करे, इन दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर। और एनी imputation concerning any person intending to harm, किस उद्देश्य से? कि उसको नुकसान हो जाए, intending to harm होना चाहिए यहाँ पर, एक नेक्स्ट पॉइंट। और knowing और हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट सच इम्पुटेशन विल हार्म, जिससे वो ऐसा इम्पुटेशन क्या करेगा? उसको नुकसान करेगा। इनकी हानि पहुंचाएगा। द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन, सो क्या पहुंचाएगा? उसकी जो रेपुटेशन है उस पर्सन की, उसको यहाँ पर हार्म कर सकता है। इट्स सैड
except in the cases after एक्सेप्टेड। तो जो यहाँ एक्सेप्टेड मतलब है इन अपवादित दशाओं को छोड़कर, टू डेफेम दैट पर्सन, वो पर्सन क्या करता है यहाँ पर किसी की मानहानि करता है। तो पहले तो हम मानहानि समझ लेते हैं किन किन लोगों की होती है और कैसे होती है। तो सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति बोले गए शब्दों द्वारा और इंटेंडेड टू बी रीड द्वारा और बाय साइन के द्वारा और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा और या मिक्स और पब्लिश के थ्रू क्या करता है, एनी इम्पुटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, और फिर और नोइंग और हैविंग रीजन, जानते हुए और टू बिलीव दैट सच इम्पुटेशन विल हार्म, ये जानते हुए कि उस व्यक्ति को इससे नुकसान पहुंचेगा। किसका नुकसान पहुंचेगा? द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन, उस पर्सन की जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो कहा जाएगा कि उसने क्या कर दिया है, डेफामेशन किया हुआ है। अब इसके बाद में इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, ये जहाँ देखिए यहाँ पर बात की है कि उन दशाओं को छोड़कर, कौन सी दशाएं? जो नीचे दिए गए एक्सेप्शन 1 से लेकर के 10 तक की कुछ दशाएं दी। वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ सर, मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा सर। If the imputation would harm the reputation of that person if living and is intended to be hurtful to the feelings of his family or other near relatives। आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या गाइस? एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। यस सर। सही है। ओके, क्लियर है ना सभी को? ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इट मे अमाउंट टू डेफामेशन, कब? जब इम्पुट एनीथिंग टू द केस्ड पर्सन इफ द imputation would harm to reputation of that person if living। अगर कोई व्यक्ति जो जीवित होता और कोई भी आपने किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया हुआ है जो कि यहाँ पर उसकी जो रेपुटेशन है उसको डिक्रीज कर दे उस पर्सन को, तो यहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर डेफामेशन का ऑफेंस किया हुआ है, और जिससे उसके जो हर्टफुल करता ऑफ द फीलिंग ऑफ हिज फैमिली एंड अदर नियर रिलेटिव्स, उसके जो रिलेटिव्स हैं और जो उसकी फैमिलीज है उनको हर्ट पहुँचाता है, ऐसा कोई भी कार्य तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में आ सकता है। ये एक्सप्लेनेशन आपने फर्स्ट यहाँ पर पढ़ा हुआ है। चलिए सेकेंड पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। किसी कंपनी या संगम या समूहों के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पर किस किस की बात की गई है। सबसे पहले किसी कंपनी की, कंपनी आप समझते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 न्यू अमेंडेड 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो। फर्स्ट एंड सेकेंड संगम, संगम का मतलब होता है कोई भी ऐसा समूह जो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। व्यक्तियों के समूह के संबंध में कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो अच्छे कार्य करता है, वेलफेयर के कार्य करता है, और फिर उस पर कोई भी ऐसा लांछन लगा दिया जाए जो उसकी वैसी हैसियत में कोई भी जो मानहानि की कोटि में आ सकेगा, लेकिन वास्तविकता में वैसा ना हो और कोई भी व्यक्ति लांछन लगाता है तो वो मानहानि की श्रेणी में आएगा। तो देखिए कोई कंपनी हो, कोई संगम हो, कोई व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। 3 चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। थर्ड नंबर, स्पष्टीकरण नंबर 3 पर जरा एक नज़र डालिएगा। अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। तो ध्यान देना, अनुकल्प के रूप में, कोई व्यंग के रूप में, या कोई अभिव्यक्ति कर रहा है अपने शब्दों के द्वारा जो बोल करके अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते हैं, पर वो वास्तव में अगर सत्य होती है तो नहीं माना जाता। पर कोई व्यंग कर रहे हैं, कोई अनुकल्प का कोई भी ऐसा कर रहे हैं तो वो भी मानहानि की कैटेगरी में आ सकेगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में जरा एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। It may amount to defamation to make an imputation concerning a company
और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। अगर इन तीनों के बारे में कोई भी ऐसा करता है तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि ये डेफॉर्मेशन है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पर एक नज़र डालिए। एन imputation in the form of an alternative or express ironically may amount to defamation. An imputation वॉइस कट हो गई सर। सर जी, हेलो alter सर, होता है। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज कट रही है। ध्यान दीजिए। ब्रेक होकर आ रही है सर वॉइस आपकी। हेलो, आवाज़ आ रही है अभी आपको? क्लियर है। अब ठीक है सर। चलिए ठीक है, इसमें जो ध्यान दीजिए। स्पष्टीकरण नंबर 4 पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अफवाही करने वाला नहीं कहा जाता। कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अफवाही करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से उस व्यक्ति के सदाचारिक, या ध्यान देना क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति के सदाचारिक बौद्धिक स्वरूप को हे ना करे। तो दो चीज़ों की यहाँ बात की गई। अगर किसी भी व्यक्ति के सदाचार की बात करते हैं और दूसरा बौद्धिक स्वरूप की बात करते हैं को हे ना करे, या उस व्यक्ति की जाति के, और तीसरा पॉइंट है उस व्यक्ति की जाति के बारे में या उसकी आजीविका के संबंध में, उसके सील को हे ना करे। सील समझते हैं क्या होती है? वो स्टैंप वाली सील नहीं, यहाँ सील का मतलब चरित्र से है। या उस व्यक्ति की साख को नीचे ना गिराए, यह विश्वास ना कराए कि उस व्यक्ति का शरीर जीर्णोत्पादक की दशा में है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, इस साख को नीचे ना गिराए, और यह विश्वास ना कराए कि उस व्यक्ति का जो शरीर है जीर्णोत्पादक दशा में है। या ऐसी दशा में जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है। तो यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा कि कोई भी, अब इसके ऊपर की लाइन को पढ़िए, कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपानी करने वाला नहीं कहा जाता कब तक? जब तक वो ऐसा ना कर दे। कैसा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, और किसकी, दूसरों की नज़र में या दूसरों की दृष्टि में उस व्यक्ति के सदाचारिक बौद्धिक स्वरूप को हे ना करे, या उस व्यक्ति के जाति के बारे में या उसकी आजीविका के संबंध में उसके सील को हे ना करे, या उस व्यक्ति की साख को नीचे ना गिराए, या यह विश्वास ना कराए कि उस व्यक्ति का जो शरीर है वो जीर्णोत्पादक दशा में है, और या ऐसी दशा में जो साधारण रूप में निष्कृष्ट समझी जाती है। अब देखिए यहाँ ऐसे कोई बौना व्यक्ति है ना, और उसको बार बार कोई व्यक्ति ऐसा टॉर्चर करता है तो बिल्कुल मानहानि की श्रेणी में भी आ सकता है।
और कोई भी ऐसा जो जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा या कुछ ऐसा बन गया और उसको बार बार मजाक में लेंगे तो भी यहाँ क्या मान लिया जाएगा कि ये घृणोत्पादक की दशा कंटिन्यू हो रही है, यहाँ मानहानि की कैटेगरी में आ सकता है। तो क्या करें, कोई भी लांछन अगर इनमें से नहीं है तो वो मानहानिकारक नहीं माना जाएगा। इनमें से अगर कुछ भी इंक्लूड है तो इनमें से कुछ भी इंक्लूड है इनमें से, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये मानहानि की कैटेगरी में दृष्टांत पर इससे रिलेटेड कुछ दृष्टांत हैं, उनको सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, का नंबर का यह विश्वास कराने के आशय से कि या ने खा की घड़ी अवश्य चुराई है। का यह विश्वास कराने के आशय से कि या ने खा की घड़ी अवश्य चुराई है, कहता है या एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने खा की घड़ी कभी नहीं चुराई है जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अंतर्गत ना आता हो, यह मानहानि है। जबकि देखिए उसने घड़ी नहीं चुराई है, फिर भी वो गारंटी से बोला कि इसी व्यक्ति ने घड़ी चुराई है, तो यहाँ पर ये मानहानि की कैटेगरी में आ जाएगा। अब चलते हैं जरा थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं 4 नंबर एक्सप्लेनेशन को और इसके इलस्ट्रेशंस को। देखिए जरा ध्यान दीजिए, नो इम्पुटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सन रेपुटेशन। तो कोई भी ऐसा इम्पुटेशन नहीं माना जाएगा जब तक कि वो हार्म ना कर दे किसी की रेपुटेशन को। तो कैसे, अनलेस दैट इम्पुटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो इम्पुटेशन कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए या फिर इनडायरेक्ट होना चाहिए। इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, जो कि दूसरों के जो एस्टिमेशन है उसके में जब तक ऐसा ना हो, कैसा, ये कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, इन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। पर द मोरल और इंटेलेक्चुअल करेक्टर, जो उसका लोअर मोरल है वो और उसका जो इंटेलेक्चुअल करेक्टर है वो, ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति का, और लोअर द करेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन द रेस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट। और उसका कौन सा होना चाहिए, देखिए, लोअर द करेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट, और उसके कास्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो, और ऑफ हिज कॉलिंग, और लोअर द क्रेडिट, और इसकी जो क्रेडिट है वो कैसी है, लोअर ऑफ दैट पर्सन, और कॉज इट टू बी बिलीव दैट द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति का जो शरीर है वो भी कैसा है, कॉजेज है, मतलब नुकसानदायक या कुछ भी आप ऐसा बता सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ऐसा, कुछ भी उसके ऊपर कमेंट्स किए जा रहा है उसको देख करके, तो ये मानहानि की कैटेगरी में आएगा। इज इन आ loathsome state or in a state generally considered as disgraceful, या किसी भी देखिए loathsome state में हो या फिर in the state generally considered in the disgraceful, ऐसी कैटेगरी में आता है जो disgraceful की तरीके से नज़र से लोगों की नज़र में आए। तो ये सब पॉइंट्स अगर उसमें इंक्लूड होते हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि इसे यहाँ पर डेफामेशन का ऑफेंस कर रहा है। इसके इलस्ट्रेशन पर एक ध्यान दीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर ए पर एक नज़र डालते हैं, देखिए जल्दी से। ए क्या कह रहे हैं, ए सेज जैड इज एन ऑनेस्ट मैन। जैड क्या है, एक ऑनेस्ट मैन है। ही नेवर स्टॉल वीस वॉच, वो कभी उसकी बी की वॉच नहीं चुरा सकता। इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट जैड डिड स्टील बीस वॉच, this is defamation unless it fall within one of the exception। अगर ये किसी एक्सेप्शन के अंतर्गत नहीं आता है तो यहाँ पर ये मानहानि की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बिलीव दैट जैड डिड स्टील वीज वॉच, क्या किया है, जैड ने बी की वॉच को स्टील किया, यानी कि उसकी चोरी की हुई है। और वैसे जैड क्या है, एक ऑनेस्ट व्यक्ति है और किसी की भी कभी भी वो चोरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उस पर ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, डेफामेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ए आस्क हु स्टॉल्स वीस वॉच, ए कहता है कि बी की वॉच किसने चुराई। ए पॉइंट्स टू जेड, और ए किसको पॉइंट्स कर रहा है, जेड को। सामने ऐसे
सिग्नल करके या हाथ का इशारा करके बोल देता है जेड ने, इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट जेड स्टॉल्स वीस वॉच, इस आशय के साथ कि जेड ने ही बी की वॉच चुराई है। दिस इज डेफामेशन अनलेस इट फॉल विद इन वन ऑफ द एक्सेप्शन। तो क्या कहा गया कि दिस इज डेफामेशन, अगर ये डेफामेशन है जब तक कि ये किसी एक्सेप्शन के अंतर्गत नहीं आता है तब तक। चलिए जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सी नंबर, और इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलो पहले बी को देख लो फिर सी को देखते हैं। बी नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। का से पूछा जाता है कि खा की घड़ी किसने चुराई। का यह विश्वास कराने के आशय से कि या ने खा की घड़ी चुराई है या की ओर संकेत करता है जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अंतर्गत ना आता हो, यह मानहानि है। तो अपवाद कौन से, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप के 10 दिए गए हैं, इनमें से अगर किसी के अंतर्गत नहीं आता तो ये मानहानि की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। गा नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, गा नंबर का जो इलस्ट्रेशन है, का यह विश्वास कराने के आशय से कि या ने खा की घड़ी चुराई है। कौन? का विश्वास कराने के आशय से कि या ने खा की घड़ी चुराई है, या का एक चित्र खींचता है जिसमें वह घड़ी खा की घड़ी लेकर भाग रहा है जब तक कि अपवादों में से किसी के अंतर्गत ना आता हो, यह मानहानि है। अगर यह वास्तविक में ले जाते हुए उसकी घड़ी को खींच लेता, घड़ी जब वो अगर चुरा रहा हो या वास्तविक में, और फिर उसका अगर कोई फ़ोटो खींच लेता है तब ये मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर इसने नहीं चुराई और फिर भी उसको ऐसा कोई भी डायग्राम बना करके दिखा दिया गया है तो बिल्कुल ये मानहानि की कैटेगरी में आएगा। तो जल्दी से इसका ये भी देख लीजिए, सी नंबर क्लस्टेशन इंग्लिश में भी। ए ड्रॉज आ पिक्चर, इन्हें एक पिक्चर बनाई ऑफ जेड रनिंग अवे विद बीज वॉच, जो कि भाग रहा है किसकी घड़ी लेकर के, बी की घड़ी लेकर के भाग रहा है, इंटेंडिंग टू बी बिलीव दैट जेड इंस्टॉल वीस वॉच, कि लोग ये विश्वास कर लें कि उसने जेड ने ही बी की घड़ी चुराई हुई है। दिस इज़ अ डेफामेशन, ये क्या है, एक मानहानि है। अनलेस इट फॉल विद इन वन ऑफ द एक्सेप्शन, जब तक ये किसी एक्सेप्शन के कैटेगरी में ना आ जाए। अगर एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है तो ये ऑफेंस, ये मानहानि की कैटेगरी में आएगा। चलिए तो अब हम लोग एक्सेप्शन को भी पढ़ लेते हैं, जो 10 एक्सेप्शंस दिए गए हैं तो इनको हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग लाइन पर हैं गाइस? कुछ Yes, समझ में sir. आ रहा है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. गाइस जहाँ पर क्लियर ना हो वहाँ पूछना है, वगैरह के बारे में भी डिस्कस वगैरह पढ़ लेते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, 6 सेक्शन में एक नज़र डालिए। ये कह रहे हैं कि सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना, प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है, देखिए क्या बात की गई है। सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना, तो लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है। यदि यह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए, वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं, यह एक तथ्य का प्रश्न है। ये कौन बताएगा कि उसने जो प्रकाशन किया हुआ है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, आपने पहले डेफिनेशन जो 499 का स्पष्टीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें जो भी बताया गया कि भाई वो मानहानि होगा। लेकिन अगर ऐसा होते हुए भी ये लोग बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसा प्रकाशन करता है, कोई भी लांछन लगाता है जो कि वास्तविक में सत्य है और उसका लगाना आवश्यक है लोक कल्याण के लिए। बीच कहा कुछ लोग अभी जेल चले गए, कुछ बाबा लोग थे वो जेल चले गए, तो जब तक उनके बारे में कोई ऐसे ही प्रकाशन करता तो वो मानहानि की श्रेणी में आता। लेकिन जब वो सत्य बात का प्रकाशन कर रहे हैं और वो बात साबित हो गई है तो वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगी। जैसे ही कोई पैसा लेकर के यहाँ से भाग गया, जिसका आप सभी लोग नाम जानते होंगे, तो पहले जब तक वो भागा नहीं था और कोई पहले से ही कहने लगता कि वो भाग गया, तो ये क्या है, तो मानहानि की श्रेणी में आता है। वास्तविक में लेकर के भाग गया फिर उसको प्रकाशित किया जा रहा है, उस पर लांछन लगाया जा रहा है, तो वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट
एक्सेप्शन में, यानी कि पहला अपवाद में हम ये पढ़ रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, सत्य बात का लांछन, कोई भी जो सत्य बात है उसका कोई व्यक्ति अगर लांछन लगाता है, जिसका लगाया जाना, प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। लोक कल्याण के लिए मतलब जरूरी है कि लोगों को इसके बारे में पता चले, नहीं तो और लोग भी उसके शिकार हो जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल इस कैटेगरी में आएगा, और इसमें वो लगाया गया लांछन कोई भी मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। देखिए अब इसको पढ़ते हैं, किसी ऐसी बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो। तो पहली बात कि अगर वो बात सत्य है तो वो क्या है, मानहानि नहीं है। यदि यह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए, तो वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं, ये तथ्य का प्रश्न है। तो ये जो लास्ट वाली लाइन आप देख रहे हैं कि वो लोक कल्याण के लिए है या नहीं है, ये तथ्य का प्रश्न है। तो ये इसका डिसाइडेशन कौन करेगा, ये न्यायालय में जब केस लगाया जाएगा किसी के प्रति, तो न्यायालय इस बात को डिसाइड करेगा कि ये वास्तविक में लोक कल्याण के लिए था या नहीं, ये तथ्य का प्रश्न है। चलिए अब यहाँ पे एक्सेप्शन नंबर दूसरा देखिए। चलो दूसरा को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देखते चलते हैं, फिर ये छूट जाएगा नहीं तो। एक्सेप्शन पर एक नज़र डालिए। इम्पुटेशन ऑफ ट्रथ, ऐसा कोई भी विच पब्लिक गुड रिक्वायर टू बी मेड फॉर पब्लिश, ऐसा कोई भी इम्पुटेशन जो सच हो, और विच पब्लिक गुड रिक्वायर जो कि पब्लिक के लिए आवश्यक होना चाहिए, टू बी मेड और पब्लिश यानी कि तो उसके लिए बनाया जाना या उसका पब्लिश किया जाना। इट इज़ नॉट डेफामेशन टू impute anything which is true concerning any person, if it be for the public good, that the imputation should be made or published, whether or not it is for the public good is a question of fact। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर है तो इसका डिसाइडेशन कौन करेगा, जब ट्रायल ड्यूरेशन में कोर्ट में इसका डिसाइडेशन होगा कि ये वास्तविक में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखिए कि अगर कोई भी इट इज़ नॉट डेफामेशन, ये डेफामेशन नहीं है। क्या डेफामेशन नहीं है, टू पुट एनीथिंग विच इज़ ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन, जो किसी व्यक्ति के बारे में ट्रू यानी कि सच बात बताया गया है। तो इफ़ इट बी फॉर द पब्लिक गुड, जो कि पब्लिक के लिए आवश्यक है, लोक कल्याण के लिए, दैट द इम्पुटेशन शुड बी मेड और पब्लिश, यदि या तो उसको बनाया जाए या उसको पब्लिश किया जाए। और ये एक तथ्य का विषय है, वेदर और नॉट इज फॉर द पब्लिक गुड इज अ रिक्वायर ऑफ फैक्ट। तो ये कोर्ट में डिसाइडेशन इसका लोक सेवकों का, यानी कि लोक सेवकों का जो आचरण है उसके बारे में ये बात की गई। उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में, तो जो लोक सेवक है उसके आचरण के विषय में या उसके सील के विषय में, जहाँ तक उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। अगर किसी लोक सेवक का जो भी आचरण हो और उसके बारे में सद्भाव पूर्वक कोई बात अभिव्यक्त की गई है तो वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आती है। हाँ, लेकिन अगर उसका कोई भी जो आचरण है, जो उसका सील है, जहाँ तक उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उसके आगे कोई राय, चाहे वो कुछ भी हो, तो यहाँ पर ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगी। तीसरा बात में ज़रा ध्यान दीजिएगा, किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, कोई लोक प्रश्न की बात की गई और उसके संबंध में किसी व्यक्ति का अगर आचरण की बात करें तो यहाँ पर क्या वो मानहानि है, तो कहा गया कि यहाँ पर ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। देखिए
किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में। अब सवाल आता कि लोक प्रश्न क्या है। तो लोक प्रश्न का मतलब है जो जनता की भलाई के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिससे सबका भला हो या उसके बारे में कोई बात की जाए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि चुनावी दौर में या जब किसी कोई अधिकारी वगैरह कोई भी आते हैं तो उस समय आप देखेंगे कि वो बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं किसी भी समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन इसके बाद वो बिल्कुल भी कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपका शासन प्रशासन कैसा चल रहा है, तो कोई भी मंत्री हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो उसके लिए ऑथोराइज हैं वहाँ पर देख रहे हैं तो हमेशा उनकी नज़र होता है, लेकिन जनता उसको नहीं मानती। तो उस जनता का कोई भी प्रश्न अगर कोई भी उठाता है समस्या, वॉइस चली गई सो सर आवाज ब्रेक हो रही है। सील के विषय में, जहाँ तक कि उसका उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उससे आगे कोई राय चाहे वह कुछ भी हो सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में और उसके सील के विषय में, जहाँ तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उससे आगे कोई राय चाहे वह कुछ भी हो सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। यहाँ पर ज़रा दृष्टांत पर एक नज़र डालिए। किसी लोक प्रश्न पर सरकार को अर्जी देने में, किसी लोक प्रश्न के लिए सभा बुलाने के आपेक्षण पर हस्ताक्षर करने में, कुछ लोग एक सभा बुलाते हैं उस पर साइन कर देते हैं, और ऐसी सभा का सभापतित्व करने में या उसमें हाजिर होने में, किसी ऐसी समिति का गठन करने में, उसमें सम्मिलित होने में जो लोक समर्थन आमंत्रित करती है, किसी ऐसे पद के किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत देने या उसके पक्ष में प्रचार करने में जिसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन से लोक हितबद्ध है, या आचरण के विषय में का द्वारा कोई राय चाहे वह कुछ भी हो सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि की नहीं है, मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोग सरकार को कोई अर्जी देते, कोई एप्लीकेशन देते हैं और उसके किसी लोक प्रश्न के बारे में कोई सभा वगैरह बुलाते, तो ये सब अपवादों की उसकी श्रेणी में नहीं आएगा कि ये मानहानि की कैटेगरी में आ जाए, तो ये मानहानि नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर ज़रा एक्सेप्शन पर एक नज़र डालते हैं। पहले सेकंड पर डाल लीजिए, फिर थर्ड पर एक बार देख लेते हैं। सेकंड एक्सेप्शन इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, इज इट नॉट डेफामेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ। अगर कुछ भी गुड फेथ में कहा जाता है तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एनी ओपिनियन वॉट एवर रेस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कोई भी ओपिनियन जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है उसके बारे में कोई भी अगर ओपिनियन दी जाती है गुड फेथ में, तो वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस, जो भी पब्लिक फंक्शन में कार्य किए जा रहे हैं, और रेस्पेक्टिंग हिज करेक्टर, और जहाँ तक कि उसके करेक्टर का सवाल है, सो फॉर एज हिज करेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर, जो लोक सेवक है जो वो कार्य कर रहा है केवल उतने तक की बात करें, उसके आगे की कोई भी बात नहीं। थर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, थर्ड एक्सेप्शन में कंडक्ट टू एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, कोई भी ऐसा कंडक्ट की बात करें जो पब्लिक क्वेश्चंस की बात करें, वो यहाँ पर डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज़ नॉट डेफामेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ, जो गुड फेथ में किया गया वो डेफामेशन नहीं है। एनी ओपिनियन वॉट एवर रेस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन एंड रेस्पेक्टिंग हिज करेक्टर, सो फॉर एज हिज करेक्टर अपीयर इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर। जैसे इस संबंध में ज़रा इलस्ट्रेशन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग। देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। इट इज़ नॉट डेफामेशन इन ए टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ, ये डेफामेशन नहीं है अगर ए कुछ भी बोलता है गुड फेथ में बोलता है। एनी ओपिनियन वॉट एवर
respecting judge's conduct in petitioning गवर्नमेंट ऑन अ पब्लिक क्वेश्चन। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसी कोई भी पिटिशन या कोई भी एप्लीकेशन फाइल करता है गवर्नमेंट को देता है तो वो भी डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक सेकेंड गाइस, नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। इन सिग्निंग रिक्वेशन फॉर अ मीटिंग ऑन पब्लिक क्वेश्चन। अगर कोई पब्लिक क्वेश्चन पर कोई भी मीटिंग बुलाने पर कोई सिग्नेचर किया जा रहा है कोई भी एप्लीकेशन पर, इन प्रिसाइडिंग और अटेंडिंग एट सच मीटिंग, कोई भी वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है या अटेंडिंग करता है उसे, तो भी वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इन फॉर्मिंग और ज्वाइनिंग एनी सोसाइटी विच इनवाइट्स टू पब्लिक सपोर्ट, जो पब्लिक सपोर्ट्स के लिए कोई भी ऐसी सोसाइटी है तो वो भी डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। इन वोटिंग और कैनवासिंग फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स फॉर एनी सिचुएशन इन द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ विच द पब्लिक इज इंटरेस्टेड, जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर हो वहाँ पर कोई भी कैनवासिंग की जा रही है, कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के लिए कोई वोटिंग की जा रही है तो बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेशन करना डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये आप पढ़ रहे थे कौन सा, थर्ड एक्सप्लेनेशन, जो थर्ड एक्सेप्शन है उससे रिलेटेड आप पढ़ रहे थे। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया ये इलस्ट्रेशन, इसको ध्यान में रखते हुए थर्ड और सेकेंड ये सभी डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब हम चलते हैं बात करते हैं फोर्थ एक्सेप्शन की, तो फोर्थ एक्सेप्शन में क्या दिया हुआ है इसके लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या करें, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट्स, जो पब्लिकेशन कोई रिपोर्ट्स की गई हैं कोई प्रोसीडिंग कोर्ट की है तो क्या कहा गया, इट इज़ नॉट डेफामेशन टू पब्लिश सब्सटेंटली ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ आ कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो न्याय के हित के लिए या कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए कार्य की गई हैं और उनको पब्लिश किया गया है, और ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग, या किसी भी ऐसी प्रोसीडिंग के लिए जो पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट्स के लिए की गई हैं वो इसकी कैटेगरी में नहीं आएंगी। इसका यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है फोर्थ एक्सेप्शन का, जो ये फोर्थ एक्सेप्शन देख रहे हैं इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेनेशन पर। आ जस्टिस ऑफ द पीस और अदर ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन ओपन court preliminary to a trial in a court of justice is a court within the meaning of the above section, जहाँ पर a justice of the peace और other officer, कोई भी justice of peace हो सकता है या कोई भी other officer, जब वो इंक्वायरी ओपन किए हुए इंक्वायरी चल रही है और कोर्ट प्रिलिमिनरी टू ट्रायल, और कोर्ट ने अपनी प्रारंभिक अधिकारता का यूज़ करते हुए या प्रारंभिक जो इनिशियली स्टार्ट कार्रवाई कर दी है कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, तो वो भी इसी एक्सेप्शन की कैटेगरी में काउंट की जाएगी। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, फोर्थ नंबर को एक बार जल्दी से देख लीजिए। न्यायालयों की कार्रवाई की रिपोर्टों का प्रकाशन, कोई भी जो किसी न्यायालय की कार्रवाई की या किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों के परिणाम की सारता सहित रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि की कैटेगरी में नहीं आती है। जैसे कि स्पष्टीकरण में ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो कि कोई जस्टिस ऑफ पीस या एन ऑफिसर जो किसी न्यायालय में विचारण से पूर्व की प्रारंभिक जांच खुले न्यायालय में कर रहा हो, उपरोक्त धारा के अर्थ के अंतर्गत न्यायालय माना जाएगा। मतलब ये फोर्थ नंबर का जो एक्सेप्शन है इसी से रिलेटेड वो रहेगा और उसको भी कोर्ट की कार्रवाई का पार्ट मान लिया जाएगा। पांचवा, बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण या साक्ष्यों तथा संपृक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण। तो यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं, देखिए क्या करें, किसी ऐसे मामले के गुणागुण के विषय में चाहे वह सिविल हो या फिर दांडिक हो, कोई भी ऐसा मैटर्स हो सकते हैं, चाहे वो सिविल भी हो सकते हैं या दांडिक भी हो सकते हैं, मतलब सिविल और क्रिमिनल दोनों, जो किसी न्यायालय द्वारा निश्चित हो चुका हो या किसी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में, किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में या ऐसे व्यक्ति के सील के विषय में
जहाँ तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उसके आगे कोई राय चाहे वह कुछ भी हो। केवल यहाँ पर सील की बात की गई कि उसका जो आचरण है उससे प्रकट होता हो। सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक ऐसा करता है तो वो मानहानि की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जरा इलस्ट्रेशन पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं, देखिए क्या करें। का कहता है, मैं समझता हूँ कि उस विचारण में या का साक्ष्य ऐसा परस्पर विरोधी है कि वह अवश्य मूर्ख या बेईमान होना चाहिए। यदि का ऐसा सद्भाव पूर्वक कहता है तो वह इस अपवाद के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि जो राय वह या के सील के संबंध में अभिव्यक्त करता है वह ऐसी है जैसे कि साक्षी के रूप में या के आचरण से, ना कि उसके आगे प्रकट होती हो। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि वह अवश्य ही बेईमान या मूर्ख होना चाहिए, इस लाइन को थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिए। इससे कई बार ऐसा सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप VIP कर सकते हैं। दूसरा खा नंबर का जो इलस्ट्रेशन, इस पर एक नज़र डालिएगा, देखो क्या करें। किंतु यदि का कहता है कि जो कुछ या ने उस विचारण में दृढ़तापूर्वक कहा है, विचारण में दृढ़तापूर्वक उसने जो भी कहा है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह सत्यवादिता से रहित व्यक्ति है। तो का इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वह राय जो वह या के सील के संबंध में अभिव्यक्त करता है ऐसी राय है जो साक्षी के रूप में या के आचरण पर आधारित नहीं है, जो साक्षी के रूप में नहीं है। यहाँ पर वो डायरेक्ट बोल रहा है, दृढ़तापूर्वक बोल रहा है कि मैं कहता हूँ कि वो व्यक्ति ऐसा सत्यवादिता से रहित है, यानी कि वो सत्य नहीं बोलता है। तो ये मानहानि की कैटेगरी में आ सकता है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, इसके थोड़ा सा पॉइंट्स पर हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। क्या कहा गया, न्यायालय में अभिनिश्चित मामले के गुणागुण व साक्षियों। तो गुणागुण तो आप समझ गए, मेरिट और डिमेरिट्स की बात करें, या साक्षियों तथा संपर्क अन्य कार्रवाइयों का आचरण। तो जो वहाँ पर विटनेस बुलाए जा रहे हैं उस समय, या उनसे रिलेटेड जो भी व्यक्ति उस केस में इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में बात की गई कि जब उनका निश्चय होगा तो कोर्ट गुणागुण के आधार पर करता है, यानी कि मेरिट्स और डिमेरिट्स के आधार पर करता है कि उसमें एविडेंस कैसे हैं, किस आधार पर उसका जजमेंट किया जाना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे मामले में गुणागुण के विषय में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, तो कोई भी मैटर अगर मान लीजिए कोर्ट में चल रहा है और मेरिट्स और डिमेरिट्स उसके पहले देखे जाएंगे, चाहे वो सिविल केस हो सकता है और चाहे वो क्रिमिनल केस हो। तो यहाँ देखिए, जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका है, तो न्यायालय ने उसका निर्णय कर दिया है, या किसी ऐसे मामले के पक्षकार, कोई भी उस मामले का पक्षकार है, साक्षी है, अभिकर्ता के रूप में, किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, जो कोई व्यक्ति उसके आचरण के विषय में ऐसा कहा जाता है, या ऐसे व्यक्ति के सील के विषय में जहाँ तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, जो उसका आचरण था, उसका जो चरित्र है वो उससे प्रकट होता है, ना कि उसके आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो। अगर वो सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना है तो वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आता, जैसे कि यहाँ पर का ने कहा। अब अगर देखो, इसका इंटेंशन ये है कि अगर कोई ट्रायल चल रही है कोर्ट की, और उस ट्रायल में आप देखा कि ए अगर मान लीजिए अभियुक्त है और इसको सज़ा हो सकती, वैसे ये छूट जाता, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर ये कर दिया कि क्या आप रात को वहाँ थे, तो इसने ना होते हुए भी उसको वो हाँ बोल देता है। तो यहाँ पर क्या है, ये मूर्खतापूर्ण ही वो था जो कोर्ट के सामने उसने कन्फेस कर लिया। तो ये क्या हो गया, भले ही ये नहीं था वहाँ, वास्तव में नहीं था, लेकिन इसको ये समझ नहीं आया कि मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो यहाँ पर ऐसा ही कहा जाता कि जल्दबाजी में उसने आंसर दिया और यहाँ कन्फेस कर दिया कोर्ट में कि क्या वो व्यक्ति उसने वहाँ देखा, उसने कहा दिया हाँ देखा। तो जब उसने हाँ देखा यहाँ कर दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ था, तो कोर्ट उसे डायरेक्ट उसे पनिशमेंट दे सकती है। अब ऐसा कोई भी कार्य कर रहा है तो जो देखने वाले लोग होंगे तो बोलेंगे बिल्कुल ये मूर्ख व्यक्ति था, और मूर्ख ही मान लो कि जिसने ऐसा किया, नहीं तो कोई भी एक समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पर ये सद्भावपूर्वक बात की जा सकती है कि इसको ऐसा, तो ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर 5th नंबर का एक्सेप्शन पर एक नज़र डालिए। आप लोग लाइन पर हैं क्या, थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। यस सर। ओके, चलिए गाइस ध्यान दीजिएगा, 5th नंबर पर एक नज़र डालते हैं। merits of case decided in court or conduct of witnesses and other concern।
It is not defamation to express his good faith, any opinion whatever respecting the merits of any case. तो कह रहा कि ये डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ, अगर कुछ भी गुड फेथ में कहा गया है, और जो सिविल और क्रिमिनल विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि किसी न्यायालय के द्वारा ये डिसाइड किया गया हो, सिविल, चाहे वो सिविल केस हो सकते हैं या क्रिमिनल केस भी हो सकते हैं, और रेस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टी, विटनेस और एजेंट इन एनी सच केस, or respecting the character of such person as far as his character appear in the conduct and no furthermore. और जो भी वो ऐसा कोई भी आचरण कार्य कर रहा है जिससे उसके चरित्र का पता लगाया जा सकता हो, तो यहाँ पर और इससे आगे की कोई बात नहीं करेंगे, तो यहाँ तक ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका इलस्ट्रेशन देखिए, ए नंबर में क्या कह रहे हैं, ए सेज I think Jad's evidence on the trial is so contradictory that he must be stupid or dishonest. तो उसने कहा कि जेड्स जो है उसने जो एविडेंस यहाँ पर दिया या तो वो स्टूपिड है या फिर डिसऑनेस्ट है। ए इज विद इन दिस एक्सेप्शन इफ ही सेज इन अ गुड फेथ, अगर उसने ये गुड फेथ में कहा है, in as much as the opinion which he expressed respects Jad characters as it appears in Jad's conduct as a witness and no further। तो यहाँ पर अगर गुड फेथ में कहा गया तो ये इस एक्सेप्शन के अंतर्गत आएगा और यहाँ पर ये डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। बी पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, बट इफ़ ए says, अगर भी कहता है क्या, I do not believe that Jad asserted at the trial because I know him to be a man without veracity. A is not within this exception in as much as the opinion which express of Jad's character is an opinion not founded on Jad's conduct as a, तो यहाँ पर आप देखेंगे I do not believe what Jad asserted, यहाँ पर ये कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं ये विश्वास नहीं करता, किस पर, जैड ने जो भी कहा, क्योंकि एट द ट्रायल, दूसरे ट्रायल में कहा आई नो, मैं जानता हूँ, हिम टू बी अ मैन विदाउट वेरासिटी, वो कि कैसा है, विदाउट वेरासिटी पर्सन है। तो ये इसके दो इलस्ट्रेशंस थे जो फिफ्थ एक्सेप्शन के। अब सिक्स पर थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं एक बार। लोककृति के गुणागुण की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि छठवां जो एक्सेप्शन है वो देखिए, लोककृति के गुणागुण, किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में जिसको उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो, या उसके कर्ता के सील के विषय में जहाँ तक कि उसका सील ऐसी कृति में प्रकट होता हो, ना कि उसके आगे कोई राय सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लोक कृति के गुणागुण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो पब्लिक द्वारा जो कार्य किए गए उनके बारे में देखिए बात करेंगे यहाँ पर। किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में जिसको उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो, को जो उसने बनाई है वो जनता उसका डिसाइडेशन करेगी कि वो सही है या नहीं है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, उसके कर्ता के सील के विषय में जहाँ तक कि उसका सील ऐसी कृति में प्रकट होता, जो भी उसने बनाई हुई कोई भी कृति बनाई हुई है उस कृति में उसका सील दिखता हो, ना कि उसके आगे कोई राय सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। स्पष्टीकरण में जरा ध्यान दीजिएगा, कोई कृति लोक के निर्णय के लिए अभिव्यक्त रूप से या कर्ता की ओर से किए गए ऐसे कार्यों द्वारा जिनमें लोक के निर्णय के लिए ऐसा रखा जाना विवक्षित हो, रखी जा सकती है। इसका इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालिए जरा, फिर इसको क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए, जो व्यक्ति पुस्तक प्रकाशित करता है वह उस पुस्तक को लोक के निर्णय के लिए रखता है, जिसको आप पुस्तक का विमोचन आप बोलते हैं। तो एक दिन एक बुक्स जो उन्होंने लिखी हुई है उस बुक्स को सबके समक्ष रख दिया जाता है
फिर उसमें वो सभी लोग उसको देखते हैं, फिर उसके बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं। खा नंबर में ज़रा ध्यान दीजिएगा, खा नंबर का जो इलस्ट्रेशन है ये, वह व्यक्ति जो लोग के समक्ष भाषण देता है, उस भाषण को लोक के निर्णय के लिए रखता है। जो उसने भाषण दिया है तो क्या जनता ने उसे पसंद किया है या उसे डिस्कार्ड किया गया। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा गा नंबर में, वह अभिनेता या गायक जो किसी लोक रंगमंच पर आता है और अपने अभिनय या गायन को लोक के निर्णय के लिए रखता है, तो पब्लिक उसे किस तरह से लेती है, इंटरटेन करती है, उसे अप्रिशिएट करती है, या फिर उसे निगेटिव इफेक्ट्स में लेती है। तो ये जनता के ऊपर रहता है कि वो किस टाइप से उसे तवज्जो दे। जरा ध्यान दीजिएगा, घ नंबर में का या द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के संबंध में कहता है। का नाम का एक व्यक्ति है, या द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के संबंध में कहता है कि या की पुस्तक मूर्खतापूर्ण है। कैसे है वो? मूर्खतापूर्ण है। या अवश्य कोई दुर्बल पुरुष होना चाहिए, या कि पुस्तक अशिष्टतापूर्ण है, या अवश्य ही अपवित्र विचारों का व्यक्ति होना चाहिए। यदि का ऐसा सद्भावपूर्वक कहता है तो वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। अगर सद्भावपूर्वक कहता है तो, क्योंकि वह राय जो वह या के विषय में अभिव्यक्त करता है या के सील से वहीं तक, ना कि उसके आगे संबंध रखती है, जहाँ तक कि या का सील उसकी पुस्तक से प्रकट होता है। तो उसकी पुस्तक से जैसा सील प्रकट होता है उसके बारे में राय बना रहा है तो वो इस एक्सेप्शन में आ जाता है। और उसके बाहर की अगर कुछ भी बात करता है तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि उसने यहाँ पर ये डेफामेशन का ऑफेंस क्रिएट किया हुआ है, कमिट किया हुआ है। देखिए जरा ध्यान दीजिए इंग्लिश नंबर में, किंतु यदि का कहता है कि मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि या की पुस्तक मूर्खतापूर्ण तथा अशिष्टपूर्ण है, क्योंकि वह एक दुर्बल और लम्फट व्यक्ति है। का इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वह राय जो कि वह या के सील के विषय में अभिव्यक्त करता है, का ऐसी राय जो या की पुस्तक पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए अगर वो ऐसी राय डायरेक्ट बना रहा है तो यहाँ पर ये इस एक्सेप्शन के अंतर्गत नहीं आएगी। और क्योंकि यहाँ पर वो अपनी राय अलग से बना रहा है और उसके बियॉन्ड जा कर के बना रहा है, बुक्स के बियॉन्ड जा कर के बना रहा है, तो इसका मतलब ये मान आने की कैटेगरी में आएगा। चलिए नेक्स्ट ज़रा हम लोग और देख लेते हैं जल्दी से, 7वां एक बार और देख लेते हैं। आप लोग लाइन पर हो क्या? कुछ क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का यहाँ पर? नो सर। चलिए जरा नेक्स्ट। ओके, आगे 7वां वाला भी थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से। किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गई परनिंदा। अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई प्राधिकार रखता है, जिसके सबॉर्डिनेशन में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसके बारे में अगर वो परनिंदा करता है तो क्या वो मान आने की कैटेगरी में आएगा? तो देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता हो जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई विधिपूर्ण संविदा से उद्भूत हो, ऐसे विषयों में जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार संबंधित हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भावपूर्वक की गई कोई परनिंदा मानहानि नहीं है। तो अगर जब सद्भावपूर्वक किसी के प्राधिकार में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और वो ठीक से नहीं कर रहा तो उसकी परनिंदा की जा सकती है और वो यहाँ पर मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब इसका इलस्ट्रेशन पर जरा नज़र डालिए। किसी साक्षी के आचरण की या न्यायालय के किसी ऑफिसर के आचरण की सद्भावपूर्वक परनिंदा करने वाला कोई न्यायाधीश, ध्यान रखना, किसी साक्षी के आचरण की या न्यायालय के किसी ऑफिसर के आचरण की सद्भावपूर्वक परनिंदा करने वाला कोई न्यायाधीश उन व्यक्तियों की जो उसके आदेशों के अधीन है, सद्भावपूर्वक परनिंदा करने वाला कोई विभागाध्यक्ष अन्य शिशुओं की उपस्थिति में किसी शिशु की सद्भावपूर्वक परनिंदा करने वाला पिता या माता या अन्य विद्यार्थियों की उपस्थिति में किसी विद्यार्थी की सद्भावपूर्वक परनिंदा करने वाला शिक्षक जिसे विद्यार्थी के माता पिता से प्राधिकार प्राप्त है, सेवा में शिथिलता के लिए सेवा की सद्भावनापूर्वक परनिंदा करने वाला स्वामी, अपने बैंक के रोकड़िए की ऐसे रोकड़िए के रूप में ऐसे रोकड़िए के आचरण के लिए सद्भावपूर्वक परनिंदा करने वाला कोई बैंकर, इस अपवाद के अंतर्गत आते हैं।
तो यहाँ बात समझ में आ गई। टीचर अपने स्टूडेंट्स को डांट सकता है, माता पिता अपने बच्चों को डांट सकते हैं, और जो लोग जो जिनके अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं उनको वो डांट सकते हैं। वो यहाँ पर मानहानि की कैटेगरी में नहीं आता है। आप कौन सा एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं? ये 7th एक्सेप्शन आएगा। चलिए 8 नंबर पर ज़रा ध्यान दीजिए। प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक अभियोग लगाना। तो देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान देते हैं। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक लगाना जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हो, वो मानहानि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक कोई अभियोग लगाना। तो जो प्राधिकृत है, जो जिसकी जुरिडिक्शन है, उसके समक्ष किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आरोप लगाता है जो वास्तविक में सत्य है, तो यहाँ पर ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका ज़रा इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि का एक मजिस्ट्रेट के समक्ष या पर सद्भावपूर्वक अभियोग लगाता है, यदि का एक सेवक या के आचरण के संबंध में या के मालिक से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है, यदि का एक शिशु या के संबंध में या के पिता से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है, तो का इस अपवाद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर उसने कोई भी मानहानि नहीं किया है। तो जैसे कि किसी के बच्चे कुछ भी शरारत कर देते तो उनके घर जाके कहने चले जाते हो, तो इसका मतलब है कि वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आता। अगर कोई मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई भी वहाँ कंप्लेंट करता है तो वो भी मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। 9th नंबर का एक और देखिए जल्दी से एक्सेप्शन, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, समय ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया लांछन। तो या तो अपने हितों के बारे में बात कर रहे हैं या अन्य के हितों की सुरक्षा करनी हो, संरक्षा करनी हो, उस पर लगाए जाए कोई भी आरोप, तो यहाँ पर ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएंगे। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, किसी अन्य के सील पर लांछन लगाना नहीं है। कब? परंतु यह तब जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए या लोक कल्याण के लिए लांछन सद्भावपूर्वक लगाया गया हो। तो किसके लिए? या तो व्यक्ति के हित के लिए लगाया गया हो, लोक कल्याण के लिए लगाया गया हो, और वह लांछन कैसा हो? सद्भावपूर्वक हो, तो ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। का नंबर पर इलस्ट्रेशन पर ज़रा ध्यान दीजिए। का एक दुकानदार है, वह खासे जो उसके कारोबार का प्रबंध करता है। का एक दुकानदार है, वह खासे जो उसके कारोबार का प्रबंध करता है, कहता है या को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें नगद धन ना दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। यदि उसने यहाँ पर यह लांछन अपने हितों की संरक्षा के लिए सद्भावपूर्वक लगाया है, तो का इस अपवाद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल अगर उसने किसी के पैसे नहीं दिए होंगे और उसको ऐसा लगता है कि पहले भी सामान ले गया और नहीं दे रहा है पैसे, तो बिल्कुल उसे सामान उधार ना दिया जाए, तो ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आता है। का एक मजिस्ट्रेट अपने वरिष्ठ ऑफिसर को रिपोर्ट देते हुए या के सील पर लांछन लगाता है, यहाँ यदि वह लांछन सद्भावपूर्वक और लोक कल्याण के लिए लगाया गया है, तो का इस अपवाद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये मानहानि के कैटेगरी में नहीं आएगा। 10वां पॉइंट पर एक नज़र डालते हैं। 10वां अपवाद जो है इसमें क्या है, ये देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे कि वह दी गई है या लोक कल्याण के लिए आश्रित है, तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है। क्या कह रहा है? देखिए, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक अगर सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जब कि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह दी गई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो, या लोक कल्याण के लिए आश्रित हो। ये 10 यहाँ पर एक्सेप्शन थे। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन 10 जो एक्सेप्शन हैं, इन कैटेगरी में जो भी आते हैं वो मानहानि की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। चलिए इसके थोड़ा सा पनिशमेंट भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। मानहानि के लिए दंड कितना है? जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी,
या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ बात की गई जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और 501 पर एक नज़र डालिए थोड़ा सा। और मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। मुद्रित मतलब उसको प्रिंट करना, उत्कीर्ण मतलब उकेरना किसी वस्तु पर, किसी धातु पर या किसी दीवार पर या कहीं पर भी किसी पत्थर पर। तो यहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि उसने उत्कीर्ण कर दिया मानहानिकारक जानी हुई बात को। तो देखिए, जो कोई किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मान हानिकारक है, उसको वो मुद्रित करेगा यानी कि प्रिंट करेगा या उत्कीर्ण करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी 2 वर्ष तक की, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, जैसे कि आपने सेक्शन 500 में भी पढ़ा था। तो जो मानहानि के लिए पनिशमेंट था वही इसमें भी कर दिया गया। सेक्शन 502 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना। अब कोई भी ऐसे मानहानिकारक कोई विषय है उसे रखना और उसे बेचना, तो दोनों यहाँ पर पनिशमेंट देखिए जरा। यहाँ पर जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को, कोई प्रिंट किया गया है कोई उत्कीर्ण पदार्थ है जिसमें मानहानिकारक विषय अंतर्विष्ट हैं, यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, वह बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो या तो उसे जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आपका चैप्टर 21 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। और इससे रिलेटेड किसी को कोई कुछ पूछना हो तो जल्दी से बताइए प्लीज़। हाँ जी गजन जी, कुछ पूछना है? आदित्य नो जी? सर। नहीं? चलिए गाइस, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय।